सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। आज का जो टॉपिक है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3। अगस्त 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। क्वेश्चन यही पूछ सकता है आपको, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया है। जो परीक्षण के लगभग 5 मिनट बाद तकनीकी खराबी आने के कारण स्थापित होने में असफल रहा। इसे GSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया था। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है इसे किससे लॉन्च किया गया था? GSLV से लॉन्च किया गया था। 5 मिनट बाद तकनीकी खराबी के कारण ये असफल रहा। मुख्य बिंदु देखिए, विदित हो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस उपग्रह को वर्ष 2021 के अंत तक पुनः प्रक्षेपित करने की तैयारी में है। फिर से 2021 के अंत तक भेजेगा। EOS-3 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की नई जनरेशन का हिस्सा है और देश के बड़े हिस्से की लगभग वास्तविक समय की छवियां प्रदान करने में सक्षम है। ये किस चीज़ के लिए उपयोगी होगा? तो देश के बड़े हिस्से की लगभग वास्तविक समय की छवियां प्रदान करने में सक्षम है। जो EOS-3 है ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की एक नई जनरेशन का ये हिस्सा है। ठीक है, EOS-1, 2 और ये कितना है 3, तो ये न्यू जनरेशन पर आधारित है। इन छवियों का उपयोग बाढ़ एवं चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए, जल निकायों के लिए, फसलों, वनस्पति और वन आवरण की निगरानी के लिए किया जा सकता है। बाढ़ पर निगरानी, चक्रवात पर निगरानी, प्राकृतिक आपदा पर निगरानी, जल निकाय पर निगरानी रखा जा सकता है और इसी प्रकार से वन आवरण की भी निगरानी रखी जा सकती है। आगे देखिए, GSLV क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, यानी कि अंतरिक्ष में यह प्रक्षेपित करता है, जिसे इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है, विकसित और संचालित किया जाता है। GSLV किसके द्वारा बनाया गया? इसरो के द्वारा, ताकि उपग्रहों एवं अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सके। इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाया जा सके। विदित हो कि जियो सिंक्रोनस उपग्रहों को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है। जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, तो उसी दिशा में प्रक्षेपित की जाती है और उनका झुकाव किसी भी ओर हो सकता है, लेकिन झुकाव किसी भी ओर हो सकता है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे EOS-3 जियो सिंक्रोनस इसरो ने लॉन्च किया था। EOS-3 ये नवीनतम है। ठीक है, और GSLV के द्वारा लॉन्च किया जाता है। GSLV को किसने बनाया है? इसरो ने बनाया। इन सारे बातों को ध्यान रखें। जो EOS-3 है वो क्रैश कर गया था, यानी कि असफल प्रक्षेपित रहा था तकनीकी खराबी के कारण। EOS-3 किस चीज़ से लॉन्च हुआ था? तो GSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इन सारी बात को आप वहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए, अब अगला टॉपिक है लैंडसैट 9 उपग्रह। सितंबर 2021 में नासा ने लैंडसैट उपग्रह को लॉन्च किया है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, लैंडसैट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? नासा ने। नासा कहाँ की है? तो अमेरिका की। विदित हो कि यह एक भू निगरानी भू प्रक्षेपण उपग्रह है। ये भूमि का निगरानी रखेगा और भू प्रक्षेपण उपग्रह है। मुख्य बिंदु देखिए, ध्यातव्य है कि यह नासा और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे US जियोलॉजिकल सर्वे का एक संयुक्त मिशन है। नासा और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे का एक संयुक्त मिशन है, दोनों मिलकर के इसको किया है। ठीक है, लैंडसैट 9 को। आगे देखिए, जो लैंडसैट 8 उपग्रह के साथ मिलकर पृथ्वी की सतह की तस्वीरें एकत्र करेगा।
विदित हो कि इन उपग्रहों को संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन करने में 8 दिन का समय लगेगा। पूरे पृथ्वी को खींच लेगा, इसकी तस्वीर खींच सकता है। कितना दिन का समय लगेगा? 8 दिन का। यह अपनी पीढ़ी का तकनीकी रूप से सबसे उन्नत उपग्रह है, जो पिछले उपग्रहों की तुलना में अधिक गहराई के साथ अधिक रंगीन छायाओं को देख सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को हमारे बदलते हुए ग्रह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तस्वीर खींचेगा, रंगीन तरीके से खींचेगा, ज़्यादा गहराईपूर्ण तस्वीर खींच पाएगा, तो इससे हमारे वैज्ञानिक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके माध्यम से अध्ययन करेंगे कि क्या पृथ्वी जो ग्रह है इस पर क्या परिवर्तन हो रही है। उल्लेखनीय है कि लैंडसैट 9 कहाँ का? यूएसए का, यानी नासा के द्वारा प्रक्षेपित है, पर ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 और थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2 जैसे उपकरण लगाए गए हैं। ये सब उपकरण लगाए गए हैं जिसकी सहायता से पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों को मापा जा सकता है। ठीक है, इन सारे जो उपकरण लगाए गए हैं, थर्मल इंफ्रारेड, ऑपरेशनल लैंड में इमेजर 2, इन सारे की मदद से पृथ्वी से जो परावर्तित किरणें तरंगदैर्घ्य हैं उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है। विदित हो कि पहला लैंडसैट उपग्रह वर्ष 1972 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। क्या लॉन्च किया गया था? लैंडसैट उपग्रह। तब से लैंडसैट उपग्रह हमारे ग्रह की छवियां एकत्र कर रहा है और ये छवियां पृथ्वी पर भू उपयोग प्रारूप में होने वाली परिवर्तन को समझने में मदद करती है। तो समझ गए होंगे यहाँ पर। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष पर्यटन, स्पेस टूरिज्म। 11 जुलाई 2021 को प्राइवेट स्पेस एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, याद रखिए, के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन, ये भी ध्यान रखिए। वर्जिन गैलेक्टिक ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके संस्थापक कौन है? रिचर्ड ब्रैनसन ने स्पेसशिप 2 नामक यान से अंतरिक्ष की सैर की। ये अंतरिक्ष का सैर करके आए हैं, जिनका नाम क्या है? रिचर्ड ब्रैनसन। स्पेसशिप 2 नामक यान से, कौन सा यान से? स्पेस 2 नामक यान से अंतरिक्ष की सैर करके आए हैं। तथा अमेजन के संस्थापक जेफ बोजेस ने 20 जुलाई 2021 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड की पहली स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष के सैर का आनंद लिया है। यानी कि जेफ बोजेस भी अंतरिक्ष का सैर कर चुके हैं, रिचर्ड ब्रैनसन भी सैर कर चुके हैं। ठीक है, जेफ बोजेस जो है ये आपको 20 जुलाई 2021 को और ये 11 जुलाई 2021 को। चलिए वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतरिक्ष पर्यटन देखिए। अंतरिक्ष पर्यटन अंतरिक्ष यात्रा का एक हिस्सा है जो साधारण लोगों को मनोरंजन, अवकाश या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में जाने का अवसर प्रदान करता है। साधारण लोग कैसे जाएंगे? यहाँ पर तो अमीर लोग जा रहे हैं ना। चलिए फिर भी आगे देखिए। 3 निजी कंपनियां ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेस एक्स अब अंतरिक्ष में विभिन्न शोधों का पता लगाने के मानव प्रयास का नेतृत्व कर रही है। ये तीनों स्पेस एजेंसी है, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स। ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेस एक्स, ये तीनों कैसा कंपनी है? तो स्पेस कंपनी है। ठीक है, श्री ब्रैनसन के साथ इस उड़ान में वैज्ञानिक इंजीनियर सिरिसा बंदला भी शामिल थे। एक इंजीनियर भी साथ में गया था, सिरिसा बंदला भी शामिल थे। इस तरह सुश्री बंदला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी हैं। सिरिसा बंदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरा महिला है, सिरिसा बंदला। श्री ब्रैनसन के साथ गए थे। ठीक है, वैमानिक इंजीनियर यानी विमान का ये इंजीनियर थे, साथ में गए थे। सिरिसा बंदला कहाँ की है? भारत की। क्वेश्चन यही पूछ देगा, सिरिसा बंदला
वैमानिक इंजीनियर है। फिर इसी प्रकार से और आपका ऑप्शन दे देगा। किसके साथ गए थे? श्री बेंसन के साथ गए थे। कहाँ गए थे? लखनऊ। नहीं, ये गए थे कहाँ? स्पेस। ये तीसरी महिला है जो स्पेस की यात्रा तय की है। तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स 2 को पहले भारतीय महिला जा चुकी है और ये है श्रीसा बंदला। आगे देखिए, पहला अंतरिक्ष पर्यटक अमेरिकी करोड़पति डेनिस टिटो था। सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? डेनिस टिटो था, जिसने वर्ष 2001 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने के लिए रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान पर सवारी करने हेतु 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया और वहां 8 दिन तक बिताया था। नाम याद रखिए इसका, डेनिस टिटो सबसे पहले गया था अंतरिक्ष पे सैर करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, स्पेस एडवेंचर्स अब तक भुगतान करने वाला ग्राहकों को कक्षीय अंतरिक्ष में भेजने वाली एकमात्र निजी कंपनी है। स्पेस एडवेंचर्स जो है अब तक भुगतान करने वाले ग्राहकों को कक्षीय अंतरिक्ष में भेजने वाली एकमात्र निजी कंपनी है। एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी है जो पैसा लेकर के स्पेस का सैर करवाता है। वर्ष 2004 में परीक्षण उड़ान पायलट माइक मेलविले कर्मन लाइन से आगे उड़ान भरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यात्री बने। आगे देखिए, अंतरिक्ष पर्यटन के लाभ क्या हैं? तो बड़ा बाजार बड़ा हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष पर्यटन हेतु लगभग 24 लाख लोग इच्छुक हैं, जो एक बड़े वित्तीय बाजार की ओर इशारा करता है। 24 लाख यदि सैर करेगा अंतरिक्ष पे तो अर्थव्यवस्था पर कितना अच्छा या फिर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, समझ सकते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन में निजी क्षेत्र की आमद ने एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा कर दी है। तो ये इससे आमदनी बढ़ेगा सारे कंपनी को, तो एक प्रतिस्पर्धा हो गया जो इन यात्राओं की गुणवत्ता को न केवल बढ़ाएगा बल्कि नए नए अनुसंधान को भी प्रेरित करेगा। तो समझ गए यहाँ तक? देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन सकता है। अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में सक्रिय कंपनियाँ कौन कौन है? संयुक्त राज्य का, यूएस का है वर्जिन गैलेक्टिक। इसके संस्थापक है रिचर्ड ब्रैंसन। याद रखें, वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक है रिचर्ड ब्रैंसन। कहाँ की कंपनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। अमेरिका यूएसए 2004 में स्थापित हुआ था। ये रिचर्ड ब्रैंसन ने स्थापित किया था। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कंपनी है ब्लू ऑरिजिन, इसके संस्थापक है जेफ बेजोस। ब्लू ऑरिजिन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। कब स्थापित हुआ? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, जीरो टू इन्फिनिटी ये भी एक कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी। इसके संस्थापक कौन है? तो जोन्स मैरियानो लोपेज उडियाल्स। याद रखिए, जॉन मैरियानो लोपेज उडियाल्स किस कंपनी के संस्थापक हैं? जीरो टू इन्फिनिटी किस प्रकार कंपनी है? तो स्पेस कंपनी है। स्थापना कब हुआ? 2009 में। कहाँ? स्पेन में, यानी कि स्पेन की कंपनी है। अगला है स्पेस एक्स, बहुत ही प्रचलित कंपनी है। स्पेस एक्स का मालिक कौन है? एलन मस्क। संस्थापक एलन मस्क हैं। कब स्थापित हुआ था? 2002 में। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इन तीनों कंपनी को याद रखिए, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ऑरिजिन, जीरो टू इन्फिनिटी, स्पेस एक्स। वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन, ब्लू ऑरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस, जीरो टू इन्फिनिटी के संस्थापक जोन्स मैरियानो लोपेज उडियाल्स और स्पेस एक्स का एलन मस्क। चलिए, अंतरिक्ष एवं निजी क्षेत्र। 21वीं सदी में अंतरिक्ष क्षेत्र एवं वाणिज्यिक स्वरूप में सामने आया है। धीरे धीरे अंतरिक्ष तकनीकों
एवं मशीनों में निजी क्षेत्र का दखल बढ़ता जा रहा है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसरो ने भी अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी के राहें खोल दिए हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन होने लगा है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के लिए कार्य कर रही है। अगला टॉपिक है वैश्विक स्तर पर निजी क्षेत्र की भागीदारी। देखिए इसी में ब्लू ओरिजिन अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित एक निजी कंपनी है। ब्लू ओरिजिन कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ढांचागत निर्माण एवं उपकक्षीय स्पेस फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध करवाती है। यह एक प्रकार का निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी की भूमिका बढ़ती जा रही है स्पेस में भी। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में जेफ बेजोस ने की थी। दूसरा है बोइंग। तो बोइंग भी अमेरिका की एक कंपनी है, एक निजी कंपनी है जो कई राष्ट्रों में अपनी सेवाएं देती है। इनकी सुविधाओं में स्पेसक्राफ्ट का निर्माण, रोटोस्क्राफ्ट, रोबोट, सैटेलाइट शामिल है। बोइंग की स्थापना 1916 में विलियम बोइंग द्वारा की गई थी। बोइंग भी एक प्रकार का कैसा कंपनी है? निजी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। 1916 में विलियम बोइंग के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है सिएरा नेवादा कॉरपोरेशन। सिएरा नेवादा कॉरपोरेशन एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके उत्पादों में एयरक्राफ्ट, अंतरिक्ष उत्पाद संबंधित तकनीक एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित उपकरण शामिल है। ठीक है। अगला देखिए स्पेस एक्स एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में एलन मस्क ने की थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक है, कैलिफोर्निया अमेरिका में 2002 में स्थापित हुआ था। स्पेस एक्स के प्रमुख हालिया मिशन देख लिए। स्पेस एक्स ने कौन कौन सा मिशन किया है? ट्रांसपोर्टर 2 जून 2021 में फॉल्कन 9 द्वारा किया था। स्पेस एक्स द्वारा 88 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया था। ट्रांसपोर्टर 2 में एक साथ 88 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। यह स्पेस एक्स का दूसरा स्मॉलेस्ट मिशन था। ठीक है। इससे पूर्व ट्रांसपोर्टर 1 को जनवरी 2021 में प्रक्षेपित किया गया था। GPS-3 स्पेस मिशन 2021 में फॉल्कन 9 अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित यह मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका के GPS सिस्टम को अद्यतन करने हेतु लॉन्च किया गया है। ट्रांसपोर्टर 1 2021 में जनवरी 2021 में फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। ट्रांसपोर्टर 1 में 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। ट्रांसपोर्टर 2 में 88 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। ये याद रखें। ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2 ये सब स्पेस एक्स के द्वारा प्रक्षेपित मिशन है। नेक्स्ट देखिए न्यू शेफर्ड रॉकेट शिप। जुलाई 2021 में अमेरिकी उद्योगपति एवं ब्लू ओरिजिन के CEO जेफ बेजोस ने 3 अन्य सदस्यों मार्क बेजोस, ओलिवर डीमैन एवं 82 वर्षीय वाली फंक ने पृथ्वी के वातावरण के परे जाकर यात्रा की एवं पृथ्वी पर लौट गया। ये 3 आदमी गया था। ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस दल के साथ सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री ओलिवर डीमैन थे। ये 18 वर्ष का था। ये डच का नागरिक था एवं सबसे ज़्यादा उम्र वाला 82 वर्षीय फंक शामिल रही है। तो ये 3 व्यक्ति गया था, वापस फिर चला है। फिर अगला देखिए एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इन्होंने अमेरिकन पेमेंट सिस्टम पेपॉल की स्थापना की है। अमेरिकन पेपॉल की स्थापना किसने की? तो एलन मस्क ने। इसके पश्चात 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना किया। एलन मस्क टेस्ला के भी CEO रहे हैं। टेस्ला के भी CEO रह चुके हैं एलन मस्क। नेक्स्ट देखिए भारत एवं अंतरिक्ष का निजीकरण। देखिए भारत के संदर्भ में अंतरिक्ष में क्या बात चल रही है। जून 2020 में भारत की स्पेस एजेंसी एवं प्रत्येक नागरिक संस्था के बीच एक पुल की भूमिका निभाने आवश्यकता को देखते हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन तथा प्रभावी केंद्र को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL
का बेंगलुरु कर्नाटक में उद्घाटन किया गया है। तो NSIL कहाँ है? कर्नाटक में, जो कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा कहाँ है? कर्नाटक बेंगलुरु में, और ये NSIL है। ठीक है, अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। चलिए स्टार्ट किया जाए। अफ्रीका में दुर्लभ ग्लेशियरों पर विलुप्त का खतरा है। अफ्रीका में दुर्लभ ग्लेशियरों पर विलुप्त का खतरा है। अक्टूबर 2021 में मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 2 दशकों में अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। बोल रहा है कि अफ्रीका का जो ग्लेशियर हैं वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, विदित हो कि वर्तमान में इन ग्लेशियरों को पिघलने की दर वैश्विक औसत से अधिक है, यानी ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है। और अगर यह दर ऐसे ही बनी रही तो 2040 तक ये ग्लेशियर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। इतना फास्ट ये पिघल रहा है। कैसे, क्या कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग। उल्लेखनीय है कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसियों में से एक है जो वार्षिक रूप से स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट तैयार करता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो WMO। WMO किसकी शाखा है? तो UN की शाखा है। प्रत्येक वर्ष करता है? हाँ, प्रत्येक वर्ष करता है। इसने क्या बताया? इसने बताया कि अफ्रीका का जो ग्लेशियर हैं ये पिघलने के कगार पर हैं। यदि ऐसी स्थिति रही तो 2040 तक ग्लेशियर पिघल जाएगा। चलिए आगे देखिए। ध्यातव्य है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान सबसे कम है। अफ्रीका इस प्रकार का महाद्वीप है कि जिसमें ग्लोबल वार्मिंग में योगदान इसका बहुत कम है, फिर भी इस पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसे सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। और अफ्रीका के अंतिम 3 पर्वतीय ग्लेशियर माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया और रुवेंजोरी पर्वत युगांडा इतनी तीव्र गति से घट रहे हैं कि वे 2 दशकों के भीतर गायब हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है आपको यहाँ पे कि अफ्रीका जो है एक ऐसा महाद्वीप है जो ग्लोबल वार्मिंग में कम योगदान है, लेकिन फिर भी नुकसान इसको ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, या फिर ज़्यादा इस पर नुकसान प्रभाव पड़ रहा है। ये तो ऐसी बात हो गई, खेत खाए गधा और मार खाए जोला वाली बात। ठीक है, आगे देखिए। वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क। एक मिनट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाएगा, ये देख लीजिए। अफ्रीका के अंतिम 3 ग्लेशियर, ठीक है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, तंजानिया। माउंट केनिया, केनिया में। रुवेंजोरी पर्वत कहाँ है? युगांडा में। रुवेंजोरी पर्वत कहाँ है? युगांडा में। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। माउंट केनिया कहाँ है? तो ये आपका केनिया में है। तो ये सब अफ्रीकी महाद्वीप, अफ्रीकी ग्लेशियर हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क रिपोर्ट। वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क रिपोर्ट कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क द्वारा दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। प्रवाल भित्ति क्या होता है? समुद्र के नीचे, है ना, समुद्र के नीचे जो प्रवाल भित्ति होते हैं, तो वह प्रवाल भित्ति एक प्रकार का जैविक घटक माने जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में संपूर्ण विश्व में कुल प्रवाल भित्तियों का लगभग 14% नष्ट हो चुका है। यदि प्रवाल भित्ति नष्ट हो जाएगा तो ये समुद्री जो पारितंत्र है वो पूरा खराब हो जाएगा, है ना। आगे देखिए। महासागरीय अम्लीकरण समुद्र के तापमान में वृद्धि और अत्यधिक मत्स्य प्रदूषण और गैर संवहनीय पर्यटन और खराब तटीय प्रबंधन जैसे स्थानीय दबाव प्रवाल भित्तियों के लिए प्रमुख खतरे हैं। खतरा कौन कौन सा खतरा का कारण क्या है?
तो महासागर का अम्लीकरण हो रहा है, महासागर में अम्लता बढ़ रही है, समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है, अत्यधिक मत्स्यायन हो रहा है, प्रदूषण और गैर संवहनीय पर्यटन किया जाता है, खराब तटीय प्रबंधन, तट का प्रबंधन अच्छे से नहीं हो पाता है, और स्थानीय दबाव प्रवाल भित्तियों के लिए प्रमुख खतरे हैं। तो ये सब मेंस लिखने में भी यूज हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। वर्ष 2010 के बाद से विश्व की प्रवाल भित्तियों पर शैवाल की मात्रा में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। शैवाल 20% बढ़ा है। ज्ञात है कि प्रवाल कटकों, लकीरों पर शैवाल प्रस्फुटन प्रवाल भित्तियों पर दबाव का संकेत होता है। प्रवाल भित्तियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य प्रति वर्ष $2.7 ट्रिलियन होने का अनुमान है। केवल कोरल रीफ पर्यटन से $36 अरब का कारोबार होता है। विश्व की प्रवाल भित्तियों का शुद्ध आर्थिक मूल्य लगभग $10 अरब प्रतिवर्ष हो सकता है। विश्व की प्रवाल भित्तियों का शुद्ध आर्थिक मूल्य कितना है? $10 अरब बताया जा रहा है। अगला टॉपिक है वैश्विक एयरलाइंसों द्वारा वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता है। देखिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की 77वीं बैठक में वैश्विक हवाई परिवहन उद्योग को वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया गया है। यह प्रतिबद्धता पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की बात की गई है के लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल जो वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए तापमान। वर्ष 2050 में उड़ान भरने वाले 10 अरब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए उस वर्ष कम से कम 1.8 गीगाटन कार्बन को समाप्त करना होगा। इसके अलावा नेट जीरो प्रतिबद्धता का तात्पर्य है कि वर्तमान और 2050 के बीच कुल 21.2 गीगाटन कार्बन को समाप्त करना होगा। क्या करना होगा, नहीं करना होगा, आप देख रहे होंगे। यहाँ से देखिए, नेट जीरो लक्ष्य घोषित करने वाले राष्ट्र, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड सरकार द्वारा जीरो कार्बन अधिनियम पारित किया गया है। न्यूजीलैंड सरकार ने क्या पारित किया था 2019 में? जीरो कार्बन अधिनियम, और इसके तहत देश को 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रतिबद्ध किया गया है। और ये अधिनियम में यह प्रतिबद्धता की गई है कि 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। जीरो कार्बन का अर्थ ये हुआ कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना हम लोग सकारात्मक मानव गतिविधियों से पेड़ पौधे लगा करके, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर निर्भरता को बढ़ा करके नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य साधित करेंगे। ठीक है, यही बताया जा रहा है। तो जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 था। न्यूजीलैंड सरकार ने अधिनियम पारित किया 2019 में। दूसरा है, ब्रिटेन की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है जिसके तहत सरकार को यूनाइटेड किंगडम में ग्रीन गैसों के शुद्ध उत्सर्जन को 100% तक कम करने का दायित्व सौंपा गया है। एक कानून पारित कर दिया गया, कहाँ? तब ब्रिटेन में, और बोला गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के शुद्ध उत्सर्जन को 100% तक कम कर दिया जाए। मतलब अच्छे से नेट जीरो की बात ये भी की जा रही है। तीसरा में देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा 2030 तक देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2005 के स्तर से न्यूनतम 50% की कटौती करने का घोषणा की है। अमेरिका जो राष्ट्रपति जो बिडेन हैं, उन्होंने बोला कि अभी जो 2030 तक देश का जो ग्रीन हाउस गैस है वो 2050 में हम लोग जितना उत्सर्जन करते थे उसका आधा यानी 50% कटौती करना है। ये लक्ष्य करने घोषणा किए। 4 देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अनिच्छुक सहयोगियों को एक साथ लाने और वर्ष 2050 तक देश में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के साथ वर्ष 2019 में वर्ल्ड वार जीरो की शुरुआत की गई है। यही बोला जा रहा है, जलवायु परिवर्तन पर अनिच्छुक सहयोगियों को एक साथ लाने के लिए 2050 तक देश में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की बात की गई है। यूरोपीय संघ समझते हैं जिसमें 28 देश था, ब्रिटेन
उससे अलग ब्रेग्जिट हो गया, है ना, ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन का अलग होना ब्रेग्जिट कहलाया। इसके पहले हम टॉपिक करवा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो यूरोपीय संघ में 28 देश थे, एक देश अलग हो गया तो कितना देश बचा, 27 देश बचा था, ऐसा बताया था। चलिए देखिए यहाँ पर यूरोपीय संघ की फिट फॉर 55 योजना, इसके तहत यूरोपीय आयोग ने अपनी सभी 27 सदस्य देशों को अपने उत्सर्जन में 2030 तक 1990 के उत्सर्जन से 55% तक कटौती करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, तो बता दीजिएगा 27 देश, सबसे नंबर 1। दूसरा, यूरोपीय संघ से हाल ही में कौन अलग हुआ है, तो ब्रिटेन, ब्रेग्जिट, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनेगा फिट फॉर 55 योजना किसकी है, तो यूरोपीय संघ की है, ऐसा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये फिट फॉर 55 से क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसमें है कि यूरोपीय संघ के जो भी 27 देश हैं वो 55% तक कटौती करेंगे ग्रीन हाउस गैसों का, ठीक है। चीन ने 2060 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। चाइना बोल दिया 2060 तक नेट जीरो हासिल कर लिया जाएगा और अपने उत्सर्जन को वर्ष 2030 के स्तर तक सीमित करने की बात कही। यार ये भी बोला कि 2030 तक हम सीमित कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो चीन का ये हो गया 2060 तक। 2050 तक वाली बात हो गई किसकी, अमेरिका बोला 2050 तक, ठीक है। और भारत जो है, भारत इसके पहले गौन था, चुप था, नेट जीरो पर कुछ बात नहीं बोला था। लेकिन हाल ही में जो समिट हुआ है ना, मोदी जी ने बोला है, ग्लासगो जो समिट हुआ है COP26, उसमें बोला है कि 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य करने का लक्ष्य रखा गया भारत के द्वारा, ऐसा समझिए, भारत के द्वारा 2070 तक। ये ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था, ग्लासगो समिट हुआ था, COP26। चीन हो गया। अब 7 नंबर देखिए, अमेरिका और चीन के बाद भारत ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अमेरिका पहला, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा है भारत का। किस मामले में, तो प्रदूषण करने के मामले में। और नेट जीरो लक्ष्य से बाहर रहने वाला प्रमुख देश भी है भारत। भारत के बारे में जिस समय करंट अफेयर्स टाइप हो रहा था, लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था, उस समय तक भारत ने नेट जीरो की परिकल्पना नहीं की थी कि मुझे कब तक करना है। भारत का तर्क है कि पेरिस समझौते फ्रेमवर्क से अलग नेट जीरो लक्ष्य पर समानांतर चर्चा शुरू करने के बजाय सभी देशों को पूरा ध्यान देना चाहिए। चलिए ये सवाल छोड़िए, 2070 तक भारत नेट जीरो की घोषणा कर दिया है। अगला है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, पहले कहाँ से संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है, तो ये प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण जब भी होता है दिल्ली और NCR के इलाके में, तो वहाँ की जो सरकार है ना, तो वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाई है कि जैसे जैसे प्रदूषण का लेवल ग्रेडेड होते जाएगा, उस प्रकार से उस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली और NCR वाले क्षेत्रों में रेस्ट्रिक्शन लगेगा, यानी प्रतिबंध दायर किया जाएगा, ठीक है। तो प्रदूषण का भी स्तर होता है, 4 स्तर होता है। एक कह सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल, फिर इसी प्रकार से सीवियर, क्रिटिकल, इस प्रकार से होता है। तो प्रदूषण का स्तर जिस प्रकार से बढ़ेगा उस प्रकार से सरकार स्टेप ले लेगी। ऑड इवन की जो बात आई है दिल्ली में, वो किस लिए आई है, तो वो भी एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का ही हिस्सा है कि प्रदूषण को कम करने के बात को ध्यान में रखते हुए ऑड इवन को गाड़ी चलाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 14 अक्टूबर 2021 से दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर काबू करने के लिए ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया गया है। कहाँ लागू किया गया है, दिल्ली और NCR वाले इलाके में। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित की जाएगी। नियंत्रित करने के साथ राजधानी और उससे सटे इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। आगे देखिए क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। तो कब आया था, 2016 में, तथा 2017 में पहली बार लागू हो गया था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान।
यह केवल उस समय आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है जब वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार इस योजना में औद्योगिक वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर में की जाने वाली कार्रवाइयाँ शामिल नहीं है। ये क्या है? ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में औद्योगिक जो भी है ना, कल कारखाने, उसको किस प्रकार से प्रतिबंधित किया जाए, इन सारे बातों का जिक्र ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोर्ड ने दिए हैं सुझाव। होटल और ढाबों में कोयले व लकड़ी का उपयोग बंद कर दिया। खुले स्थान पर कचरा जलाने पर रोक है। बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएं और ताकि निजी वाहन कम चले। यही बोला जाए, बस और मेट्रो में जगह बढ़ाया जाए, सीट बढ़ाया जाए ताकि निजी वाहन कम चले, ऐसा बोला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ईंट भट्ठों की पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाए। उद्योग और बिजली संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण मानक का सख्ती से पालन किया जाए। ठीक है, अगला टॉपिक है किगाली संशोधन, किगाली अमेंडमेंट। देखिए, अगस्त 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को HFCs के कार्बन को उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन के क्षरण के लिए उत्तरदायी पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यही बताया जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो जो कार्बन का जो उपयोग है ना, ये उत्तरदायी पदार्थ है ओजोन परत के क्षरण के लिए। तो इसीलिए किगाली संशोधन करने की बात की जा रही थी, उसको समर्थन प्राप्त कर दी है। ठीक है, आगे देखिए। विदित हो कि इस संशोधन को अक्टूबर 2016 में रवांडा के किगाली में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों में 28वीं बैठक के दौरान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? उल्लेखनीय है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। कब हुआ था? 1989 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक पर्यावरण संधि है। इसके तहत ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पाद व खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। भारत वर्ष 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार है। 1992 में शामिल हुआ था इसका पक्ष में। भारत का लक्ष्य क्या है? तो भारत को वर्ष 2047 तक अपने HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उपयोग को 80% तक कम करना है 2047 तक, ये बात है लक्ष्य में। जबकि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः 2045 तक, चीन करेगा 2045 तक और अमेरिका करेगा 2034 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम। गौरतलब है कि वर्ष 2032 से 4 चरणों, वर्ष 2032 में 10%, 37 में 20%, वर्ष 2042 में 30% और वर्ष 2047 में 80% के साथ इस लक्ष्य को पूरा करेगा। आगे देखिए, 4 नई रामसर साइटें। हाल ही में 4 भारतीय स्थलों हरियाणा और गुजरात में 2-2 रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि को मान्यता प्रदान की दी गई है। प्रमुख बिंदु देख लीजिए। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। यही क्वेश्चन बनेगा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। एक मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। ये मानव के द्वारा बनाए गए यह एक आर्द्रभूमि है। ये मीठे पानी है, इसमें मीठे पानी की आर्द्रभूमि। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, भिंडावास हरियाणा। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में निवास स्थल और उनका शीतकालीन प्रवास शामिल है को पूरा करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है थोल झील? गुजरात में। भिंडावास कहाँ है? हरियाणा में। थोल झील कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है। कहाँ? थोल झील में। कहाँ है? गुजरात में। भिंडावास कहाँ है? हरियाणा में। भिंडावास जो है वो क्या है? तो ये मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। अगला देखिए,
बाधवाना वेटलैंड कहाँ है? ये गुजरात में। बाधवाना वेटलैंड कहाँ है? गुजरात में। मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी करने वाले 80 से अधिक प्रजातियों सहित प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों का मैदान प्रदान करता है। ठीक है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितना है? 46। ये क्वेश्चन बनेगा। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितना है? 46, 46। अगला टॉपिक है टर्टल सर्वाइवल अलायंस। टर्टल सर्वाइवल अलायंस, नाम से ही समझ गए होंगे। टर्टल मतलब कछुआ, सर्वाइवल मतलब जीने दो, अलायंस मतलब संधि कर लो, यानी कछुओं को भी जीने योग्य बनाया जाए और इसके लिए संधि की गई टर्टल सर्वाइवल अलायंस। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पीछे वाले जो भी वीडियो हैं उसे आप देखते रहें। 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, मैगजीन को खुद से पढ़ें। ओके बाय, थैंक यू।